हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज के क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग के 10th के बोर्ड में 2024 में जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव का संग्रह लेकर आया हूं। अगर इस पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपका 50 जो ऑब्जेक्टिव है वो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, वो फर्स्ट सेटिंग का हो या सेकंड सेटिंग का हो। बस मेरे साथ मेरे वीडियो के साथ पूरे घंटे, जितना घंटा का वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मेरा कोचिंग है ऑल इन वन कोचिंग सेंटर, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी है, आप लोग यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे 10th में आने वाला ऑब्जेक्टिव 2024 के एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव का संग्रह लेकर मैं आया हूं। जहां भी आप लोग का दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमको ये दिक्कत है, आप फिर से बताइए, मैं जरूर उस क्वेश्चन का आंसर फिर से मैं बताऊंगा। इसमें लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो एक होती है। प्राकृत संख्या जो होती है वो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, और हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होती है। और ये शुरू कितना से होती है, तो 1 से। तो जो संख्या 1 से शुरू होकर पॉजिटिव में जाती है, प्लस में हमेशा होती है, वैसे संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। वहीं अगर पूर्ण संख्या पूछता है तो पूर्ण संख्या 1 से शुरू होता है और हमेशा ए भी पॉजिटिव में होता है। यानी पूर्ण संख्या, प्रथम को पूर्ण संख्या कौन है, 0। प्रथम प्राकृत संख्या कौन है, 1। और जितने भी प्राकृत और पूर्ण संख्या होती है इस सभी के संग्रह हमारा परिमेय संख्या होता है। ये परिमेय संख्या क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लेकर परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे 2/1 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 मारिएगा। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। अभाज्य संख्या को एक और नाम है जिसको हम लोग रूढ़ संख्या बोलते हैं। रूढ़ संख्या आपके एग्जाम में पूछेगा कि रूढ़ संख्या क्या है, तो रूढ़ संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या स्वयं और 1 हो। जिसके गुणनखंडों की संख्या स्वयं और 1 होता है, वैसे संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, अगर 2 का हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 का गुणनखंड 2 और 1 यानी 2 गुणे 1 होगा। इन दोनों के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात केवल जिसका गुणनखंड स्वयं और 1 हो वैसे संख्या को ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। और सबसे प्रथम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 होती है, ठीक है। उसके बाद होता है भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। इस भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। और सबसे छोटी संख्या आपका जो भाज्य होता है वो 4 होता है। वो कैसे, तो 4 का अगर आप लोग इस तरह गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से 2, अब फिर 2 से तोड़िएगा तो 1, यानी 4 के गुणनखंड 2 गुणे 1, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो गई। और जब 2 से अधिक हो गई तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं कौन संख्या जी, कौन संख्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय ज्ञात कर सकते हैं, तो अनंत। क्या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी कितने अपरिमेय निकाल सकते हैं, तो अनंत। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अनंत लिखेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन सूत्र। यूक्लिड विभाजन सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस कौन जी, आर। इस सूत्र को कौन लिखा था, यूक्लिड ने। एक किस किताब में लिखे थे, तो उस किताब का नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स। यूक्लिड एलिमेंट्स। और ये किस भाग में था, यूक्लिड एलिमेंट्स के भाग संख्या 7 में इस सूत्र को लिखा गया था।
इस सूत्र का प्रतिपादन कौन किया था? यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस सूत्र को किस किताब में लिखा हुआ था? यूक्लिड एलिमेंट्स के भाग संख्या 7 में। और इससे केवल हम लोग क्या निकालते हैं? तो मौसा निकालते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन सूत्र से हम लोग क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन सूत्र से मौसा निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि a जो होता है वो बड़ा या बराबर होता है b से, यानी b से जो a होता है वो बड़ा होगा चाहे बराबर होगा, और जो r होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा b से छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या निकालते हैं? तो मौसा निकाला जाता है। वही अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन सूत्र से केवल क्या निकाला जाता है? तो मौसा निकाला जाता है। इस सूत्र को कौन बनाया? यूक्लिड बनाया। किस किताब में लिखा? तो यूक्लिड एलिमेंट्स के भाग संख्या 7 में लिखा। चलिए अब कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? तो प्रथम अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े थे 2 और प्रथम भाज्य संख्या पढ़े थे 4। दोनों का मौसा 2 होता है तथा दोनों का लौसा कितना होता है? तो 4, यानी कि एचसीएफ इसका 2 होता है और एलसीएम इसका 4 होता है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा तो लिख सकते हैं ना। चलिए उसके बाद होता है 2 अभाज्य संख्या का मौसा। जब भी अभाज्य संख्या का मौसा पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, जितने अभाज्य संख्या का मौसा पूछेगा वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तथा उसका लौसा पूछेगा तो उनका गुणनफल। जैसे आपसे कहा जाए 2 और 3 का मौसा, 2 और 3 का मौसा, तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो दोनों का मौसा डायरेक्ट मार देंगे 1, और लौसा पूछेगा तो 2 गुने 3 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा अब इसमें 2-3 और क्वेश्चन सुन लिए। लगातार अगर प्राकृत संख्या का मौसा पूछे तो 1, लगातार प्राकृत संख्या का मौसा 1, लगातार सम संख्या का मौसा पूछे तो 2, लगातार विषम संख्या का मौसा पूछे तो 1। याद रखिएगा, जब अभाज्य संख्या का मौसा पूछे तो 1, प्राकृत संख्या का मौसा पूछे तो 1, सम संख्या का पूछे तो 2, अभाज्य संख्या कितना का भी पूछे तो हम ऐसा मानेंगे 1 उसका। चलिए समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग को ध्यान से देखना है। जहां भी दिक्कत होगा वहां पूछना है कि सर हमको फिर से बताइए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग ध्यान देंगे, समझ में आएगा। कह रहा कि यदि किसी संख्या 65 और 117 का मौसा 65 m प्लस माइनस 117 के रूप में है तो m का वैल्यू निकाले। तो जिस संख्या का पूछ रहा है उसका सबसे पहले मौसा निकालेंगे, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, यानी 117 बराबर 65 गुणे 1 प्लस 117 में 65 घटाएंगे तो आएगा आपका 52। फिर लिखेंगे 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस 13। फिर यहां पर लिखेंगे 52, ये 13 गुने 4, 13 चौका 52 0, यानी मौसा कितना आ जी 13। ये जो मौसा 13 आया है, ये 13 जो है वो 65 m माइनस 117 के रूप में है, यानी कि मौसा यानी 13 65 m माइनस 117 के रूप में। 117 प्लस में इधर आया तो माइनस में इधर आया तो प्लस, ये 65 m, ये दोनों जोड़ दोगे तो 130, ये 65 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग, यानी m का वैल्यू निकल गया आपका 2, यानी m बराबर लिख सकते हैं 2। m बराबर क्या लिख सकते हैं जी? तो 2, यानी कि 65 और 117 का मौसा 65 m माइनस 117 है, तो m का वैल्यू कितना होगा? तो m का वैल्यू 2 होगा। कैसे होगा हमने बता दिया। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में, जब भी पूछेगा कि p एक धनात्मक पूर्णांक है और सम पूछे तो इस p में 2 से गुना करके या 4 से कोई सम संख्या से गुना करके, और जब सम संख्या को ही जोड़ते हैं 2p 2p प्लस 2, 2p प्लस 4, 2p प्लस 6, यानी कि सम संख्या से गुना करके सम को जोड़ते हैं तभी ये सम कहलाता है।
यदि सम संख्या से गुना करके अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो ये विषम कहलाता है। तो सम और विषम पहचान सकते हैं। आपसे पूछ दिया जाए 6 क्यूब प्लस 1 क्या होगा, तो 6 एक सम संख्या, क्यूब में गुना किए तो ये सम हुआ, और सम में जब विषम जोड़ दिया तो ये मेरा विषम हो गया। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहचान सकते हैं कि कौन सम होगा कौन विषम होगा। अर्थात 2p प्लस 2 2p प्लस 4 के रूप में हमारा जो होगा वो सम संख्या होगा। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि दो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा। अभी आप लोग को बताए थे, दो लगातार संख्या दे दे, जैसे 4 5 10 11 लगातार संख्या दे दे और उसका मौसा पूछे तो हमेशा एक होता है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 5005 को इस तरह तोड़िएगा, 5 से तोड़िएगा 1001 आएगा, ठीक है। फिर इसको 11 से तोड़ दीजिएगा तो 11 9 99, 11 1 11, फिर 7 से तोड़िएगा तो 13, यानी कि इसका गुणनखंड कितना हुआ 1 2 3 1 4, यानी कि 5005 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई जी 4। इसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछे कि 20 का गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग ऐसे तोड़ लीजिएगा, 2 से तोड़िएगा 10, 2 से तोड़िएगा 5, यानी 1 2 1 3 हो गया। अर्थात ऐसे जब भी क्वेश्चन दे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और 20 में कहे कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 इसमें कितना है, तो 2 है, यानी 2 के पावर 2, यानी घात इसका 2 होगा, ठीक है। चलिए 64 के वर्गमूल के 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, तो 64 के वर्गमूल निकालिएगा तो 8 आएगा, और इसी 64 के घनमूल निकालिएगा तो 4 आएगा। दोनों में भाग कर दीजिएगा तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। 64 के वर्गमूल के 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2। इसमें कोई दिक्कत है। अब कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यदि एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा समय लेते हैं, तो कितने समय बाद अपने प्रारंभिक बिंदु पर आएंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, एक चलना शुरू किए, पुनः कब आएंगे, तो इसका कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका लॉसर निकाल देना है, यानी कि 3 का 4 का और 6 का लघुत्तम निकाल देंगे, और वो लघुत्तम आपका निकलेगा कितना जी 12। अगर आपको उस तरह नहीं आ रहा है, मेथड से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 3 का 4 का और 6 का इस तरह निकाल दीजिए। 2 से कट जाएगा 3 2 3, फिर 3 से काट दीजिए 1 2 1, गुना कर दीजिए 2 3 6, 6 दूना 12, आपका आंसर हो जाएगा। 12 मिनट के बाद एक बिंदु पर मिलेंगे। अर्थात ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको उसका लॉसर निकाल देना है। क्या निकालना है जी, लॉसर निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर क्वेश्चन देता है कि P और Q अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा कितना होगा। कोई भी संख्या हो अगर अभाज्य हो तो उसका मौसा हमेशा 1 होता, आप लोगों को पहले भी बताया है। चलिए ये सूत्र है, HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। ये सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा, ट्रेंडिंग सूत्र है। HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। इस पर क्वेश्चन कैसे देगा, कहेगा कि HCF 306 और 657 बराबर 9, तो इसका LCM क्या होगा। तो बस HCF का मान दे दिया 9, पहला संख्या दे दिया, दूसरा दे दिया, LCM का नहीं पता। हम लोग उसी सूत्र का उपयोग करेंगे, LCM गुणे HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली HCF का मान 9, LCM का मान हमको नहीं पता। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। ये 9 गुना में उधर गया तो भाग कर जाएगा। 306 गुणे 657, अब बटा यहां पे कर दीजिए 9, एक कट गया 34, यानी 34 से आप 657 में गुना कर लीजिएगा, आपका LCM निकल जाएगा।
ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा। पाई एक कौन संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय है। इसके पाई के मान का खोज कौन किए थे? तो आर्यभट्ट किए थे। कौन किए थे? आर्यभट्ट। जब पाई मेरे लिए अपरिमेय है तो पाई के साथ कोई भी अगर संख्या आएगा वो अपरिमेय कहलाएगा। यानी पाई बटा 2 भी आएगा, ये भी अपरिमेय है। पाई बाई 3 आएगा, ये भी अपरिमेय है। पाई का जो मान होता है वो डिग्री में 180 डिग्री होता है, यानी डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री। इस तरह कोई पूछे कि पाई कौन संख्या, तो अपरिमेय। इसके मान का खोज कौन किया था? तो आर्यभट्ट किए थे। पाई बटा 2 भी पूछे थे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सभी प्राकृत हो या पूर्ण हो, जितने भी प्राकृत या पूर्ण संख्या होती है वो संख्या परिमेय संख्या होती है। पहले भी आप लोग को बताया है। परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए। अगर इसके फॉर्मेट में होगा तो मैं हमेशा वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 प्लस √5, 2 हमारा परिमेय, √5 अपरिमेय, ये दोनों मिल गया तो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1.47 के ऊपर बार है। ये 100% आपके बोर्ड में हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। 1.47 के ऊपर है, कुछ नहीं करना है, ये टोटल संख्या को लिख देना है। तो 147 लिख दिए। जिस पर पाई नहीं, यानी 14 पर पाई नहीं है तो 14 को घटा लेना है। अब दशमलव के बाद में जितना अंक पर पाई होगा उतना नीचे 9 लिखना है, और दशमलव के बाद में जितना अंक पर पाई नहीं होगा उतना 0 लिख देना है। यानी 147 का 147, 14 पर पाई नहीं है घटा दिए, दशमलव के बाद में एगो पर पाई है तो एगो 9, एगो पर नहीं है तो एगो 0, ये घटा देंगे 133 बटा कितना जी 90। इस तरह का आएगा तो बन जाएगा। 7 दशमलव में क्यू का गुणनखंड क्या होना चाहिए? 7 दशमलव में क्यू का गुणनखंड 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए, मान लेते हैं कि 27 अब बटा 50, आपको जांच करना है कि दशमलव मेरा शांत है कि क्या है। हम लोग को देखना है तो 50 का गुणनखंड तोड़ेंगे, और 50 के गुणनखंड में हम देखते हैं कि इसमें केवल 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो 2 5 आए तब भी शांत, केवल 2 आए तब भी शांत, केवल 5 आए तब भी शांत, अगर दोनों मिलाकर आए तब भी शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या इसमें मिल जाएगा तो अशांत बोलेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 13 बटा 30, हम 30 का इस तरह गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से तोड़े तो 15, फिर 3 से तोड़े तो 5, यानी देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें एक मिल गया 3। तो 2 और 5 के अलावा अगर संख्या एक मिल गया तो इस संख्या के रूप में 2 5 के अलावा कोई भी संख्या मिल गया तो अशांत बोलेंगे। इसी पर एक और क्वेश्चन है, ये 6 बटा 15 एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछेगा कि ये दशमलव शांत है कि अशांत है, तो कटने वाला हो तो काट देंगे। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 2 बटा 5। अब नीचे 5 आ गया, जब 5 आ गया तो दशमलव मेरे लिए क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो जो कटने वाला होगा उसको काट दीजिएगा। शांत को पहचान सकते हैं जिसके गुणनखंड में 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब भी उसको शांत बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होता है? 2 होता है, एक होता अल्फा तो दूसरा होता है बीटा। शून्यकों का यहां लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2। कह रहा है कि y² - 6y + 8 का घात। जब घात पूछेगा तो इसमें देखेंगे कि y में सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 है, तो घात 2 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का अर्थ 2 शून्यक, एक अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो -b/a, अल्फा गुने बीटा पूछेगा शून्यकों का गुणनफल तो c/a, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो 1/अल्फा + 1/बीटा = -b/c। ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। इस पर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा, और वो कैसे पूछेगा एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे लेगा 2x² + 5x - 3 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a सूत्र है।
अब लिखेंगे माइनस का माइनस बी के जगह पर कितना जी, तो 5, ए के जगह पर कितना, तो 2, आपका आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा पूछे तो सी बाई ए, सी के जगह पर कितना जी, तो -3, ए के जगह पर 2, आपका आंसर हो गया। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पूछे तो माइनस बी बाई सी, माइनस बी के जगह पर 5 और सी के जगह पर -3, माइनस से माइनस कट गया, 5/3 आपका आंसर हो गया। ये 3 गो में से कोई पूछेगा, बना लीजिएगा। अब ये नहीं कि अरविंद सर 2 बता दिए, इसके जगह पर 4 एग्जाम में पूछ दिया तो जा, ये नहीं आया, बन जाएगा ना। इसी पर पूछता, आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि px² प्लस qx प्लस आर है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस का माइनस बी के जगह पर q और ए के जगह पर p, आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी में दे, पी क्यू आर में दे, अंक में दे, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक हम लोग सीख गए। अब कह रहा है कि यदि 2 शून्यक दिया जाए, अगर 2 शून्यक दिया जाए और पूछा जाए कि उससे कितना बहुपद हम लोग निकाल सकते हैं, तो उससे हम लोग अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि बहुपद के शून्यक 2 और 8 है तो इससे कितने बहुपद निकाल सकते हैं, तो अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। जब भी क्वेश्चन इस तरह पूछे, अब ये नहीं कि पूछ दे कि 1 और 4 से कितने बहुपद निकाल सकते, तब भी अनंत निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बहुपद के 2 शून्यक दिया है, अल्फा और बीटा दिया है, इससे अनेकों का अनेकों बहुपद हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है शून्यकों के व्युत्क्रमों का एक तो पढ़ा दिया। यहां देखिए, यदि द्विघात बहुपद में शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम का अर्थ होता उल्टा। अगर एक मेरा 5 है तो दूसरा 1/5 हो, उल्टा हो, तो उसमें क्या होता है, a बराबर c होता है। जैसे कह दे 2x² प्लस 5x प्लस k दे दे, अब कहे कि इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसमें k का मान क्या हो गया, तो वही लिखवाएं कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a बराबर c होता है, तो इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो a का मान अगर मान लेते हैं 2 है तो c का भी मान 2 होगा, यानी k बराबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन देखकर आंसर मार देंगे, क्योंकि a और c दोनों आपस में बराबर होता है जब उसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। चलिए ये आ गया समझ में। अब कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख परवलीय गलती मिसप्रिंट हुआ है। जब भी द्विघात समीकरण कोई दे दे, जैसे मान लेते हैं दे दे आपको 2x² प्लस 5x माइनस 3, आप कहे कि इसका आलेख यानी ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ परवलीय होगा। इसका ग्राफ कैसे होगा, परवलीय होता है, वो एक वक्र रेखा इस तरह बनाता है, ऊपर से बनाएगा या नीचे से बनाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे कि एक द्विघात बहुपद से जो ग्राफ बनता है, आलेख बनता है, वो कैसा बनता है, तो परवलीय बनता है, बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे इसको। अब इसमें कहता है कि यदि बहुपद है और उस बहुपद के 2 शून्यक है 2 और 3, यानी कि पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो आपको बहुपद ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² का x², अल्फा के जगह पर 2, बीटा के जगह पर 3, x और 2 गुने 3 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस 5x आप प्लस 6 आपका आंसर होगा, जो कि यहां पर डेमो के तौर पर बनाया गया है। ठीक है, अल्फा और बीटा दे तो अलग अलग रख लेंगे। यहां कह रहा है दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है, और तब कह रहा है तो फॉर्मूला वही होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस इसके जगह पर लिख देंगे 3 और इसके जगह पर लिख देंगे कितना जी 4, बन जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं
इस तरह क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, अल्फा अलग दे बीटा अलग दे तो ऐसे जोड़ के बनाइएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों में से कोई पूछेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकाले। जब भी किसी का शून्यक कहता है तो उतना बराबर 0 कर लेते हैं। ये माइनस में इधर गया तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, यानी एक रूट अंडर 3 और एक माइनस रूट अंडर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 का गुणज x प्लस 1 है सिर्फ तभी जब n एक कौन संख्या होगा, विषम संख्या। कैसे? तो यहां पर x के जगह पर अपने मन से यहां n के जगह पर मान रखना है। अगर n के जगह पर 1 रखेंगे तो यह x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 आया, दोनों x प्लस 1 बराबर हुआ। किसके लिए? तो 1 रखे तब आया। एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए दोनों गुणनखंड आप इसका x के पावर n प्लस 1 x प्लस 1 का गुणज होगा। किसके लिए? तो विषम संख्या के लिए विषम संख्या लिख देंगे। अच्छा, अब कह रहा है यहां पे समझना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2, इसको समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 से कुछ इसमें याद रखना है। a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, इसका हल होता अद्वितीयक, रेखा होती है प्रतिच्छेदी, समीकरण होता है संगत। उसी के बाद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2, इसका अनेक हल, रेखा होती है संपाती, समीकरण होता है संगत। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, इसका कोई हल नहीं होता है, रेखा समानांतर होती है, और ऐसे समीकरण को असंगत कहते हैं। जैसे कैसे एग्जाम में देगा, कैसे आप लोग बनाइएगा, 1-2 नंबर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1। 5x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2। अब यहां पर a1 बटा a2 देखेंगे तो 2 बटा 5 हो जाएगा, 2 बटा 5। b1 बटा b2 करेंगे तो आ जाएगा 3 बटा माइनस 3, कट गया तो माइनस 1। अगर c1 बटा c2 करेंगे तो आ गया 5 बटा 3, तीनों को लिख देंगे। अब देखिए कि a1 बटा a2 के मान 2 बटा 5 है, अब b1 बटा b2 का मान है माइनस 1, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर आपसे हल पूछता है तो अद्वितीयक मारेंगे, रेखा पूछता है तो प्रतिच्छेदी मारेंगे, और समीकरण पूछता है तो संगत मारेंगे, बन जाएगा। अगर तीनों बराबर दिखा देता है तो हम लोग लिखेंगे इसका अनेक हल है, रेखा संपाती है, समीकरण संगत है। अगर दो को पहला बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो उस परिस्थिति में उसका कोई हल नहीं है और रेखा उसकी समानांतर होती है, और वैसे समीकरण को असंगत समीकरण कहते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। अब कह रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात जो समीकरण होता है उस द्विघात समीकरण में बहुपद में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। द्विघात समीकरण में बस यहां पर बराबर 0 कर लेते हैं, बहुपद में 0 नहीं होता है। अब कह रहे हैं कि व्यापक रूप है, स्क्वायर के साथ a, x के साथ b, बिना x वाले c, इसमें भी a का मान कभी 0 नहीं होता है। द्विघात समीकरण के अस्तित्व को निकालने के लिए विवेचक, इसको बोलते हैं विवेचक, इसको कहते हैं विवेचक, मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं विविक्तर, विविक्तर। तो विवेचक या विविक्तर या इसी को कहते हैं डी से सूचित करते हैं। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि मूल का अस्तित्व निकाले तो उसका विवेचक निकालेंगे चाहे विविक्तर निकालेंगे, विवेचक या क्या निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे, या तो डी निकालेंगे। और इसी डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर निकाल लेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान निकालने के बाद सिंपल भोजपुरी में समझिए, अगर माइनस में आता है d का वैल्यू तो लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है,
माइनस में कब होता है? जब जीरो से जब डी का मान छोटा हो गया तो माइनस हो गया, और माइनस में कभी भी मूल वास्तविक नहीं होता और उसको उस मूल को काल्पनिक कहते हैं। यानी डी का मान जीरो से छोटा हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। मूल का वास्तविक कब होता है? जब डी का मान जीरो से बड़ा हो या बराबर हो, तब मूल वास्तविक होता है, जब मूल का अस्तित्व होता है। अगर डी छोटा होगा जीरो से तो मूल काल्पनिक होगा, डी बराबर अगर जीरो हो तो मूल समान होगा। यानी डी का मान जीरो हो तो मूल समान होगा, अल्फा भी वही होगा, बीटा भी वही होगा। कोई दिक्कत? अगर मूल वास्तविक है तब आपको द्विघाती सूत्र से उसको निकाल लेना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे कहे 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0 के मूल का अस्तित्व ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक हो तो उस मूल को भी ज्ञात करें। जब इस तरह के क्वेश्चन दे तो सबसे पहले इसका विवेचक निकालेंगे, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। b के जगह पर कितना जी? तो 5। p के जगह पर कितना जी? तो 5 माइनस 4 गुने a के जगह पर कितना जी? तो 3, और c के जगह पर 2, यानी 25। 4 3 12 दूना 24 बराबर 25, घट गया तो 1। अगर d का मान 1 आया, माइनस में तो नहीं आया, 1 आ गया तो मूल वास्तविक है। अगर ये मूल वास्तविक है तो हम मूल को भी ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटा 2a। फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का माइनस b के जगह पर 5, अब प्लस माइनस रूट डी के जगह पर 1, आइए 2 गुने a के जगह पर कितना रखेंगे? तो 3, यानी -5 प्लस माइनस 1 बटा 6। -5 एक प्लस 1 बटा 6, एगो प्लस वाले को लेंगे और एक माइनस वाले को लेंगे। कितना आ गया? -4 बटा 6, ये हो जाएगा -6 बटा 6। एक कट गया तो -1, एक कट गया तो 3, ये -2, -2 बटा 3 और -1 आपका आंसर हो गया। आ जाएगा ना? कब? जब भी मूल की प्रकृति कहे निकालने के लिए, अस्तित्व कहे निकालने के लिए, तो उसका डी निकालेंगे और डी का फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac। इस पर रख के बना लेंगे। अगर डी का मान माइनस में आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे मूल काल्पनिक है। अगर प्लस में आता है तो उसका मूल निकालना है, प्लस में नहीं आता, माइनस में आता तो लिख देंगे मूल काल्पनिक है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बन जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे सभी लोग। लिखा है 4x² माइनस 25 बराबर 0 है तो x का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना, ये माइनस में इधर गया तो प्लस, यानी 4x² इधर माइनस में गया तो क्या हो जाएगा जी? प्लस में हो जाएगा। अब 4 गुना में इधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, यानी x² बराबर 25 बटा 4 हो जाएगा। जब स्क्वायर है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा ये प्लस माइनस आगे हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 25 बटा 4 हो जाएगा। प्लस माइनस का प्लस माइनस, 25 का वर्गमूल 5 और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी पर क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 भी ठीक उसी प्रकार लिखा है, a² p² x² माइनस q² बराबर 0। उधर बोलिए किसको भेजेंगे? a² p² x², ये माइनस में उधर गया तो प्लस, x² बराबर q², ये दोनों गुना में इधर गया तो भाग कर गया। यानी कि अब जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस माइनस करके रूट हो जाएगा। ये q² बाई p, सॉरी q² बाई a² p², यानी प्लस माइनस q² का वर्गमूल q, a² का a, अब p² का p, आंसर हो जाएगा। जो यहां पर बना के हमने आंसर भी इसका लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, q है यहां पर q², देख लीजिएगा, बन जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर 43 और 44 है। 45 नंबर और 46 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है।
अगर वास्तविक भी है और असमान भी है, उस परिस्थिति में डी का जो मान होता है वो बड़ा होता है 0 से, और वास्तविक और समान जब होता है तो डी का मान होता है 0 के बराबर। तो यहां पर असमान दे रहा है, वास्तविक भी रहा था, डी बड़ा होगा 0 से। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा होगा 0 से। बी के जगह पर कितना, तो 4, एक के जगह पर तो के, सी के जगह पर 1, बड़ा होगा 0 से। 4 चौका 16, प्लस में इधर गया तो -4, के बड़ा -16, माइनस से माइनस कट गया, के बड़ा होगा 16/4 से, एक कट गया तो 4, यानी के बड़ा होगा 4 से, तभी जाके इसका मूल वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। असमान वाला आएगा तो सिंपल यहाँ पे बड़ा 0 कर देना, अगर समान वाला आता है तो डी बराबर 0 कर देना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर वही है, 46 नंबर क्वेश्चन वही है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छियालीस नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन वही है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। लिखा है कि कह रहा है कि इसके मूल बराबर, जब मूल बराबर है तो डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी के जगह पर रख लेंगे माइनस पी स्क्वायर, 4a के जगह पर रख लेंगे 1, 80 के जगह पर रख लेंगे 5 बराबर 0, ए पी स्क्वायर 4 5 20 प्लस में उधर गया तो सॉरी माइनस में उधर गया तो प्लस, p बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 20, यानी p बराबर प्लस माइनस 20 को तोड़ सकते हैं 4 गुने 5, यानी p बराबर प्लस माइनस 2 और रूट अंडर 5 आपका आंसर हो गया। बन जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो। यहां देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक निकाले। विवेचक जब भी पूछे तो डी निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करना, निकाल लीजिएगा इस पर। बी के जगह पर -4 रखिएगा, फिर -4 गुणे ए के जगह पर 2 रखिएगा, सी के जगह पर 3 रख लीजिएगा। 4 चौका 16, 4 दूना 8, तिरका 24, -24 में से 16 गया तो -8, और जब -8 आ गया तो लिख देंगे इसका मूल काल्पनिक है, यानी डी का मान जब भी माइनस में आए तो मूल काल्पनिक होता है। बन जाएगा। चलिए विवेचक निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 के प्रथम पद और सारबंतर ज्ञात करें। प्रथम पद और कौन पद, सारबंतर। प्रथम पद कहेगा जो पहला पद दिख रहा है वो प्रथम पद है, यानी इसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर -10। अब कह रहा है कि सारबंतर, तो सारबंतर के लिए दूसरा पद में से पहला को घटा देता, तो डी बराबर -6, अब माइनस में से -10 को घटा देना है, यानी कि -6 माइनस प्लस 10, और 10 में से 6 गया तो +4, यानी डी का वैल्यू 4 आ गया। तो इस तरह जब भी पूछे एपी के प्रथम पद तो देख लीजिए पहला कौन दिख रहा है वो ए हो गया, दूसरा अगर डी पूछता तो दूसरा में से पहला को घटा लीजिएगा, आपका सारबंतर निकल जाएगा। अब ये नहीं कि सर यही पूछेगा, अंक बदल के एग्जाम में पूछेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पे कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरह 3 को एपी का पद दे, जब भी 3 एपी का पद दे, अगर बीच वाला का किसी का मान नहीं हमको पता हो तो क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो ये बराबर हो जाता है बीच वाले के, यानी दोनों वाले को जोड़िएगा तो x आ 4x 5x आ 2 आ 1 3/2 बराबर होगा बीच वाला यानी 3x/2, क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 दूना 6x, इससे गुना कर दीजिए 5x प्लस 3, 5x प्लस में इधर गया तो माइनस, 6x में से 5x घट गया तो 3, सॉरी 6x में से 5x गया तो x, और 3 का 3 बच गया, यानी x का वैल्यू आ कितना गया, जो 3 आ गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, इसी पर एक क्वेश्चन है जैसे कि मान लेते हैं कि दिया हो 2, यहां ब्रैकेट, यहां पर 8, आप पूछे कि बीच में क्या भर सकते हैं, तो 2 को 8 को जोड़ देना है, 2 8/2, यानी कि 10/2 भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5, बीच में 5 भर देंगे। इसी पर एक और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछता है कि ए ब्रैकेट बी नहीं सी,
तो अक्सर बच्चे इसमें बी भर देते हैं क्योंकि एबीसी याद रहता है एबीसी का, लेकिन हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। जब भी बीच में कुछ भरना हो तो कुछ नहीं करना, ए प्लस सी, यानी दोनों को जोड़ के इसमें 2 से भाग कर दे, इसमें भरेंगे ए प्लस सी अब बटा 2, अर्थात इस तरह के क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे क्या करेंगे, प्रथम वाले को दूसरे तीसरे वाले को जोड़ के बटा 2 करके बीच वाले के बराबर कर देंगे, आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यदि एपी के प्रथम पद, ये पद लिखा हुआ है 2 तथा सार्व अंतर 3 है तो एपी के प्रथम 3 पद। बाबू जब भी प्रथम 3 पद पूछे तो पहला पद को ए कहते, ए बराबर 2 हो गया। दूसरा पद का फॉर्मूला होगा ए प्लस डी, तो ए का मान 2 और डी का मान यहां पर 3 तो 5 हो गया। तीसरा पूछे तो ए प्लस 2डी, जितना पद पूछता है उससे एक कम डी लिखते हैं। 10 पद पूछे तो ए प्लस 9डी, यानी कि ए का मान 2 और ये 2 गुने 3, 3 दूना 6 और 2 कितना जी 8, 3 पद हम लोग आसानी से निकाल देंगे। चलिए अभी ये क्वेश्चन जस्ट आप लोग को बताया है कि ए यहां पर खाली है, सी तो यहां पर खाली जगह पर क्या भरेंगे, दोनों को जोड़ के भाग 2 से कर देंगे, यानी ए प्लस सी अब बटा कितना जी 2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा 52 नंबर कह रहा है एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। बाबू जब भी किसी एपी का पद निकालना हो तो 30वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 29डी, ए प्लस 29डी, तो ए भी चाहिए डी भी चाहिए। तो ए तो मेरा हो गया 10 और डी निकालना है तो 7 में से 10 गया तो -3। अब यहां पे कह रहा है 30वां पद, तो ए 30 बराबर ए प्लस 29डी, ए का मान 10 और 29 गुने डी का मान -3, यानी 10 - 87 बराबर -77। आपका आंसर हो जाएगा इसका 77। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देंगे। अब इसमें लिखा है 77 आ गया था, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। श्रेणी 3 प्रकार का होता है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरोत्तर श्रेणी। अब इसमें कह रहा है कि 3 प्रकार पूछेगा, बता देगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। an बराबर 9 दिया है, an बराबर 9 - 5n। अब इसमें पूछे सार्व अंतर क्या है, तो जब भी सार्व अंतर इस क्वेश्चन में पूछता है तो n के साथ में जो संख्या हो वही आपका सार्व अंतर कहलाता है। तो n के साथ में -5 है तो आपका सार्व अंतर -5 हो गया। अब इसमें पूछे प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद के लिए n के जगह पर 1 रख लेना है, तो 9 - 5 गुने 1 बराबर कितना जी 4। तो a का मान आ गया आपका 4 और d का मान आ गया -5। और जब a और d आ गया तो दुनिया के कोई भी पद पूछे तो बता सकते हैं। अगर पूछे कि इसका 20वां पद ज्ञात करें तो 20वां पद के फॉर्मूला a प्लस 19d पर बना लीजिएगा। a के जगह पर 4 आप प्लस 19 का 19 और d के जगह पर -5, यानी 4 19 पचे 95 -95 -95 में से 4 गया तो -91 बन जाएगा, बनेगा ना। यानी कि जब भी इस तरह के जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है an बराबर 4n - 3, 4n - 3। अब इसमें पूछे कि d का वैल्यू क्या होगा, तो n के साथ जो होगा वही d का वैल्यू होगा, यानी n के साथ में 4 है तो d का भी मान कितना होगा 4 होगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि इसका पहला पद क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ n के जगह पर 1 रख लिया तो 4 1 का 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, यानी कि प्रथम पद 1 आ गया। अब आपसे इसमें पूछ दे कोई 10वां पद क्या होगा, तो फॉर्मूला रख लिए या यहाँ 10 रख लीजिए, 10 चौका 40 में से 3 गया तो 37, या 10वां पद का फॉर्मूला रख लीजिए a प्लस 9d। a के जगह पर कितना रखिएगा जी 1 और 9 और d के जगह पर कितना रखिएगा जी 4, तो 1 और 9 चौका 36, 36 और 1 37 हो जाएगा। जैसे मन करे आप बना लीजिए, बन जाएगा ना। अब इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं
दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है, जो 3 से क्या है जी विभाजित है। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। अब देखना है कि 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 11 में भी नहीं लगेगा, 12 में लगेगा। तो प्रथम संख्या हमारा 12 हुआ, दूसरा संख्या हो जाएगा कितना जी 15। इस तरह अंतिम देखना है तो 99 में भी हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, तो अंतिम संख्या हो गया 99। अब इसमें पूरा कितना संख्या यानी n का वैल्यू नहीं पता है। जब नहीं पता है तो इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर रख सकते हैं 99, a के जगह पर रख सकते हैं 12, n का मान हमको नहीं पता, d का मान 3, क्योंकि 15 में से 12 गया तो 3, ये 12 प्लस में इधर आया तो माइनस, 99 माइनस 12, ये 3 गुना में था इधर आया तो भाग n माइनस 1। 99 में से 12 गया 87 बटा 3 प्लस 1 बराबर n, कट गया तो 29, 29 1 हो जाएगा 30, यानी n का मान हो गया 30। ठीक है, या तो इसका एक विधि भी ठीक भी है कि जब भी इस तरह के पूछे तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा के जिसका पूछेगा उससे भाग करके एक जोड़ देंगे। तो 29 में से 12 गया, 87 में 3 से भाग कर दो 29, एक एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 30 आ जाएगा। पदों का योग यानी Sn कहते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखिएगा। या Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। जो l है इसी को हम लोग an भी बोलते हैं, और an का फॉर्मूला तो जानबे करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे, अच्छा से देखते चलिएगा। एग्जाम आ चुका है, बस हम लोग को फाइट कर जाना है, उसमें पूरा का पूरा नंबर हम लोग का आना चाहिए। अंतिम पद का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्राकृत संख्याओं का योग याद रखिएगा, इस सूत्र है n प्लस 1 इंटू n/2, या इसी को कहते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, प्राकृत संख्या का योग है। अब कह रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में कितने विषम संख्या, तो 0 से 50 तक में 25 विषम होता है और 25 ही सम होता है। ठीक है, विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। जैसे कहा जाए कि 0 से लेकर 50 तक विषम संख्या का योग करें तो 25 होगा, 25 का बस स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। 0 से लेकर 50 के बीच में सम संख्या तो 25 होगा, उसका सूत्र होता है तो 25 गुना 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 यानी कि 26 गुना कर देंगे तो हमारा ये सम संख्या का योग हो जाएगा। अब यहां देखिए, सभी वृत्त, समबाहु त्रिभुज या वर्ग, ये सभी समरूप होते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि समरूप कौन कौन होता है, तो सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज और सभी वर्ग समरूप होता है। समरूप उसको कहते हैं जिसकी सभी संगत भुजा अनुपातिक हो और सभी संगत कोण आपस में बराबर होता है, उसको हम लोग समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप, माने जो देखने में एक जैसा हो, वो छोटा हो या बड़ा हो उससे नहीं मतलब है, वैसे आकृति को समरूप कहते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि समरूप कौन होता है, तो समरूप सभी समबाहु त्रिभुज होता है। समरूप कौन होता है, तो सभी वृत्त होता है। समरूप कौन होता है, तो सभी वर्ग होता है। चलिए, समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:4 है, तो इसके परिमाप, जब परिमाप पूछेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 3:4 लिखेंगे। अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कहेगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप है और उनके भुजा का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमाप पूछे, अगर परिमाप पूछ दिया तो कुछ नहीं, 3:4। अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, भुजा का अनुपात दे, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे, भुजा का अनुपात पूछे तो रूट कर देंगे, इसका रूट बैठा देंगे तो फिर 3:4 आ जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, जहां भी दिक्कत होगा पूछेंगे, पूछना सबसे अच्छी आदत है, नहीं पूछिएगा फिर दिक्कत होगा। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला नहीं है बल्कि एग्जाम में आप बैठने वाले हैं और इसमें आप लोग को पूरा का पूरा नंबर लाना है। जैसे यहाँ लिखा है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9। जब क्षेत्रफल दे दिया, अब भुजा का अनुपात पूछे तो इसका रूट बैठा लेंगे, 4 का रूट 2 और 9 का रूट कितना जी 3।
किसका कथन है दो समान कोणीय त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, वो कौन बताया था? थेल्स। कि कह रहे थे कि अगर दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज के कोण सभी आपस में बराबर है, तो उनके भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। इस कथन को कौन बताया था? थेल्स बताया था। यानी भुजा के अनुपात के बारे में कौन बताया था? तो थेल्स बताए थे। कौन बताए थे? थेल्स बनाए थे। और थेल्स का ही परिमेय है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा की एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो समान अनुपात में उसको विभाजित करती है। ये थेल्स कथन है, थेल्स का प्रमेय है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है, तो उसका शीर्ष लंब कितना होगा? तो 3a। कितना होगा जी? उसका शीर्ष लंब क्या होगा जी? तो √3a होगा। ये रूट यहाँ छूटा है, √3a होगा। √3 कैसे? तो एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 2a है। अगर इसका शीर्ष लंब पूछेगा, जब लंब आएगा तो इसको दो भागों में बांट देगा, इसका मान a, इसका मान a। इसको लंब कहते हैं। लंब का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, P बराबर √h² - b², पढ़े हैं ना? तो P √h के जगह पर 2a का स्क्वायर 4a², b के जगह पर a², यानी कि हो जाएगा √3a², √3 का 3 a² का वर्गमूल a निकल जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा 2a है तो उसकी शीर्ष लंब हो जाएगा √3a। ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटान है जी, कटान बिंदु को लंब केंद्र, हाँ करे किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो लंब केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटान को, शीर्ष लंब के कटान को, अगर एक त्रिभुज है, इस पर भी हम शीर्ष लंब डालें, इस पर भी हम लोग शीर्ष लंब डालें, इस पर भी अगर शीर्ष लंब डालते हैं, तो इस बिंदु के कटान बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं? लंब केंद्र। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री जी? 360 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? तो 180 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त पर कोण कितना का बनता है? तो एक अर्धवृत्त पर जो कोण हम लोग कहीं भी बनाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है। ये आप लोग को याद रखना है। क्या होता है जी? तो समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? समकोण होता है। इसमें आप लोग को ध्यान देते चलना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में PQ प्लस PQ² प्लस QR² बराबर PR² हो तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा? तो 90 डिग्री होगा। थीटा का मान नहीं पूछ रहा है, ये Q का मान पूछ रहा है। तो Q का मान कितना डिग्री होगा? तो 90 डिग्री होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 कोण में 3 भुजा होता है। उसमें पढ़े हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो PR मेरा कर्ण है, तो PR के सामने का कोण Q होगा, और Q का मान P यहाँ पर R, तो यहाँ पर Q, यानी PR के सामने का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। जो कर्ण होगा उसके सामने के कोण को देखना है। तो कर्ण मेरा PR है, तो बच गया Q, यानी वही Q कोण है जो कितना डिग्री का? 90 डिग्री होगा। और इस कथन को कौन बताया था? तो पाइथागोरस। कौन बताए थे? पाइथागोरस। उन्होंने ही बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कौन बनाए थे? पाइथागोरस बनाए थे। ठीक है। और एक और परिमेय था जो बौधायन कहते हैं। बौधायन था एक आयत में, किसमें? आयत में, त्रिभुज में बताया था। कौन? पाइथागोरस। बौधायन क्या बताए कि एक आयत में जो विकर्ण होता है वो विकर्ण का वर्ग, उसके लंबाई का वर्ग
उसके लंबाई का वर्ग और उसके आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको बताए थे बौधायन। बौधायन, बौधायन कौन बताए थे? बौधायन। इसको कौन बताया था? एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में कौन बताया था? तो पाइथागोरस। कौन बताए थे? पाइथागोरस। कौन बताए थे? पाइथागोरस। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा, इसका क्या होता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, दो भागों में बांटता है। तो अगर ये विकर्ण मेरा 8 है तो इसका आधा 4 हो जाएगा, ये विकर्ण मेरा 6 है तो इसका 3 हो जाएगा, और ये लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण का मान निकालना होता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 3 तिरका 9 और 4 चौका 16, ये हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसीलिए यहां पर हम क्या किए हैं? 6/2 का होल स्क्वायर और 8/2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 9 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक आदमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी, ध्यान देंगे सभी लोग, एक आदमी 25 मीटर पश्चिम, जब पश्चिम दिशा में कोई चलेगा, ध्यान देंगे, तो एक आदमी पश्चिम दिशा में चलता है कितना जी? ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में चल गया 24 मीटर चला, ठीक है, और वहां से पुनः वो 10 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर गया 10 मीटर। यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो कह रहा अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से जहां से चला था कितनी दूरी को तय किया, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये से वो सी कितना दूरी पर है? तो कर्ण है। कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कोई भी, तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर पर रूट अंडर 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 100, दोनों को 676, 676 का वर्गमूल हो जाएगा 26। बना लीजिएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कार्तीय तल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहां निर्भर होते हैं? तो कार्तीय तल पर। कहां पर? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल पर होते हैं उस तल को कहते हैं कार्तीय तल। एक्स अक्ष की दूरी कहलाती है भुज, याद रखना है, एक्स अक्ष की दूरी भुज। और एग्जाम में पूछे एक्स अक्ष से दूरी, से और की में अंतर है। अगर एक्स अक्ष की दूरी पूछे तो भुज, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि, एक कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद जो वाई अक्ष की दूरी पूछे, की दूरी पूछे तो कोटि, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो भुज, याद रखिएगा। से पूछेगा तो उल्टा याद रखना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी x का भी मान 0, y का भी मान 0, ठीक, केवल 0 नहीं, 0 0 होता है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी x y की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे आपसे पूछ दे कि मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी ज्ञात करें, तो आपको मूल बिंदु से कह दिया तो हम बोले हैं कि इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 आप प्लस 16, ये रूट अंडर 25, 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी दूरी इसका कितना हो गया जी? 5। तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर करके रूट बैठा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा एक्स अक्ष की दूरी और एक्स अक्ष से दूरी, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो निर्देशांक x0, अगर x जिस पर होगा उसका निर्देशांक पूरा होता है और उसका विपरीत वाला 0। एक्स अक्ष पर कहेगा तो x0 और y अक्ष पे कहेगा तो 0y, क्योंकि कोई भी निर्देशांक में पहले x लिखते हैं बाद में y। तो x अक्ष पे कहेगा तो x वाले को रहने देंगे, y वाले को 0 कर देंगे। अगर कहता है कि y अक्ष पर तो y वाले को रहने देंगे, x वाले को 0 कर देंगे, वही लिखे हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो निर्देशांक x0, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो निर्देशांक 0y, ठीक है। 2 3 में 2 भुज तथा, हाँ 2 3 में अगर भुज पूछे तो 2, x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं, तो कोटि पूछे तो 3, भुज कहे तो 2। पर प्रथम 5 बिंदु का चतुर्थांश प्लस प्लस, यानी कि चतुर्थांश समझना जरूरी है। ये हमारा चतुर्थांश है,
इसमें ए प्लस ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस, इसमें प्लस प्लस होता है दोनों, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें माइनस प्लस होता है एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस माइनस, इसमें एक्स प्लस और वाई माइनस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में, यानी दोनों प्लस है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, इसी को पाद बिंदु भी कहते हैं। एग्जाम में पूछे 2 3 किस पाद बिंदु में है, तो पहला भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो ये किस पाद बिंदु में है, तो प्रथम में है। अगर आपसे पूछ दे -4 -5 और 3 किस पाद बिंदु में, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस, ये किस पाद बिंदु में है, तो द्वितीय में है। ये याद रखिएगा, प्रथम पाद बिंदु में दोनों प्लस, द्वितीय में पहला माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, तृतीय में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, चतुर्थ में एक्स प्लस और वाई क्या होता है जी, माइनस होता है। याद रखिएगा। उसके बाद है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, खूब ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये दूरी सूत्र था। अब इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना दिया हुआ है तो इसका परिमाप क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा 0 4 0 0 3 4, जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा तो कह रहा है कि मूल बिंदु से इसका, देखो इसका भी मूल बिंदु से दूरी, इसका भी मूल बिंदु से दूरी, फिर इसका दूरी निकाल लेना है। तो मूल बिंदु से इसका दूरी पूछेगा तो 4 मूल बिंदु सभी बोले हैं, जिसका दूरी 0 0 मूल बिंदु है ना। अब कह रहा है कि इसका टोटल दूरी कितना, परिमाप कितना होगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। ऐसे इसे यहां पर दे दिया A, यहां B, यहां पर C, ये मान लेते हैं 0 0, ए हो गया मेरा 0 4 और ए मेरा हो गया 3 0। खूब ध्यान से देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा, इसका ट्रिक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा मूल बिंदु से अगर 2 बिंदु की दूरी दे दे तो इसका ट्रिक है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अब फिर दोनों का स्क्वायर करके रूट मीन्स निकाल दो। तो 4 नहीं, स्क्वायर नहीं, 4 + 3, अब फिर दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल दो। तो 4 + 3 7, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना जी 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5, यानी 7 5 12। अगर आपको पूरा थ्योरेटिकल समझना तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ मूल बिंदु से इसका दूरी पूछता, मूल बिंदु से दूरी पूछता तो हम लोग पढ़े हैं, जिसका पूछोगे उसका 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल कितना जी 4। फिर इसका मूल बिंदु से पूछ रहा 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 0, यानी 9 का वर्गमूल कितना जी 3। अभी आप लोग को बताया मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका दूरी पूछ रहा है तो ये तो 3 में से 0 गया, 3 में से 0 x2 - x1, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर 9, आज 4 में से 0 गया तो 4 16, 4 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। अब परिमाप क्या होता है, सबको जोड़ दो, 4 3 7, 7 5 कितना जी 12 हो जाएगा। हो जाएगा। परिमाप का अर्थ हुआ कि 3 भुजा के तीनों के दूरी अलग अलग निकाल के और तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो वह उसका परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सरल रेखा 5x - 3y + 10 तथा बराबर 0 तथा x अक्ष पर यहां पर होगा, x अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बाबू जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है, आप पूछेगा इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका पूछेगा इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, कह रहा है कि x अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे इससे इसमें भाग करना है, इससे इसमें भाग करना है तो कितना आ जाएगा जी -10, 1 लिखेंगे 1/2 गुणे, इससे इसमें भाग कर देंगे तो कितना होगा, जल्दी बोलेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना, 10 को उधर भेज देंगे, 10 को उधर भेज देंगे तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, उधर नहीं भेजिए, इधर भाग कीजिए, कितना होगा 10/3 हो गया। चलिए फिर 5 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 2, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 2 से 2 कट गया, ये 10/3 मात्रक, वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा, वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। छोड़ दीजिए ये सब, ये छोड़ दीजिए, इसको ये छोड़ दीजिए। यहां देखिए 10 बटा कितना जी, क्या करना है, अगर पूछेगा कि x अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसे 3 से 10 में भाग कर दीजिए तो 10/3, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 5 से फिर 10 में भाग कर दीजिए तो 10/3
5 से 10 में भाग कीजिएगा तो 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीतलम, दोनों में गुना कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 10/3 वर्ग मात्रा का आंसर हो जाएगा, बन जाएगा इस तरह का आएगा। तो आगे क्या करना, 1/2 लिख देना है, 3 से भाग करेंगे तो 10/3, फिर 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2, दोनों में गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 होगा जी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है, ध्यान देंगे सभी लोग, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो आपके एग्जाम में पूछेगा तो लिख लीजिएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 माइनस होगा y1, फिर x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र है त्रिभुज का। यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। यदि एक त्रिभुज की माध्यिका हो, एक त्रिभुज की अगर हम लोग माध्यिका खींचते हैं, माध्यिका का अर्थ होता है उस त्रिभुज को भुजा, आगे वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में भी क्या करती है, बांट देती है। अगर इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर तो इसका भी क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर होता है। त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यदि एक माध्यिका होगी तो उसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में क्या करती है, बांट देती है। याद रखिएगा। चलिए इस सूत्र को याद करने का एक तरीका भी हम बता देते हैं, याद रखना 23 31 12, आगे लिखनी है 1/2 x1 के साथ 23 यानी y2 माइनस y3 यानी 23 हो गया, फिर x2 के साथ 31 y3 माइनस y1, फिर अगर इसके 12 लिखना है तो x3 के साथ लिख देना है y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, कंप्लीट, जल्दी बोलेंगे, कंप्लीट हो गया ना, बस और थोड़ा सा और देखना है, 150 क्वेश्चन है ये, अब कितना बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4, तो बाबू जब साइन थीटा बराबर ये 3/4 है तो साइन थीटा के फॉर्मूला p/h 3/4 यानी b का मान नहीं दिया, फॉर्मूला लगा लो h² माइनस p², इसका निकाल लो, 4 चौका 16, 3 तिरका 9, 16 में से 9 गया तो 7 हुआ, 7 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, रहने देंगे b का वैल्यू। अब इसमें cos थीटा का मान पूछे तो cos थीटा बराबर b/h यानी कि √7/4। अगर tan थीटा का पूछे तो p/b, p का मान हो जाएगा कितना जी, तो 3, अब b का मान हो जाएगा √7। जल्दी बोलिए, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितना का कोण बनाती है, 60 मिनट में, एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट की घड़ी की सुई 60 मिनट में 360 और 1 मिनट में बनाती है 60 डिग्री। 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री, 6 डिग्री, इसीलिए 60 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री केंद्र पर कोण। से सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक याद रखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र है, याद रखिएगा, इसमें से पूछेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस कॉट थीटा। और इसका उल्टा पूछ दे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो tan थीटा। ये सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा, एक दूसरे के विपरीत है, ये आप लोग को 100% याद ही रखना पड़ेगा, बिना याद किए आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है, ये तो सूत्र सब है याद, इसके मान को याद रखिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, सब मान दिया हुआ याद रखिएगा। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√3, 60 √3/2, 90 का 1, कॉस का 1 √3/2, ये सब याद रखिएगा, टोटल मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, यहां से हम लोग को ध्यान देना है। ये भी क्वेश्चन सब बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, बस अर्थ दिमाग लगा के। पाई का मान हम आप लोग को बताए थे डिग्री में 180 डिग्री होता है, बताए थे ना। 103 साइन 48 बटा साइन 42। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए साइन के साथ में कॉस है, ये कैसे बनता है, साइन
48 डिग्री अब बटा cos 42 डिग्री। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है तो आप इसको देखिएगा कि साइन और कॉस दिया है, साइन और कॉस देगा, दोनों को साइन के साथ कॉस दे, टैन के साथ में कॉट दे, कॉसेक के साथ में सेक दे, तो अगर दोनों के एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो डायरेक्ट बटा में होगा तो आंसर 1, और माइनस में जैसे मान लेते हैं कॉट 40 डिग्री 50 डिग्री अब माइनस टैन 40 डिग्री। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए, कॉट के साथ में टैन, साइन के साथ में कॉस और सेक के साथ में कॉसेक मिल जाए और दोनों के कोण को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो बटा में आए तो 1, अब माइनस में आए तो 0 आंसर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका होता है सूत्र क्या, ये दोनों के एंगल को जोड़ने पर 90 आया तो एक को बदल देते हैं, एक को छोड़, कैसे? कॉट को बदलेंगे तो कॉट, ये 90 डिग्री में से 40 डिग्री चला गया तो कितना हो गया 50, अब माइनस टैन 40 को रहने देंगे, एक को बदलेंगे तो दूसरे को नहीं बदलेंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टैन थीटा, तो टैन 40 डिग्री अब फिर माइनस टैन 40 डिग्री, टैन 40 से टैन 40 घट गया तो आ गया 0। याद रखिएगा ये भी देखिए, अगर बटा में है तो कितना 1, अगर वहीं माइनस में दे दे, देखिए cos 48 cos 42 साइन 48 42 90 और साइन के साथ में cos, तो आंसर 0। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिले तो घबराइएगा नहीं, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे तो मन नहीं घबराइएगा। हम लोग जानते हैं कि इतना बड़ा मान दे उससे कोई मतलब नहीं, cos 90 का मान हम लोग को पता है 0, तो ये सब लिख कर 0 से जब इस सभी में गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आया ना समझ में? क्योंकि cos 0 डिग्री का cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, और जैसे 0 से किसी भी संख्या में गुना करते तो टोटल मान हो जाता है 0, घबराना नहीं है। यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तब अल्फा का मान क्या होगा? अगर x डिग्री का अगर अल्फा का मान पूछे तो पाई बटा 180, पाई बटा 180, क्योंकि रेडियन में पूछ रहा है, जब रेडियन में कोण पूछता है तो पाई बटा 180, अगर डिग्री में पूछता है तो 180 बटा पाई, अगर x डिग्री का मान पूछे तो 180 बटा पाई, अगर केवल अल्फा का मान पूछे तो पाई बटा 180। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि पूछता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि पूछता है कि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है, अल्फा का मान पूछे तो पाई बटा 180, अगर डिग्री का मान पूछे x डिग्री तो 180 बटा पाई। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जी? क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लिखा है क्वेश्चन, हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर एक स्तंभ की छाया के लंबाई का √3 गुना। सबसे पहले आप लोग इस तरफ बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए कि आपका स्तंभ है, ये आपका छाया है। इसको जब भी इस तरह क्वेश्चन, और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इस तरह जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका छाया है, ये आपका स्तंभ है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की लंबाई के √3 गुना है, अगर छाया की लंबाई 1 है तो इससे ये √3 गुना है तो √3 हो जाएगा। ये अगर 1 होगा तो ये √3 हो। कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसके स्तंभ की छाया, इस छाया से इसकी ऊंचाई जो है, लंबाई जो है √3 गुना, अगर ये 1 होगा तो ये √3 गुना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसका मान पूछ रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग P कहते हैं, इसको B कहते हैं। अब P और B जब देता है तो P और B होता है tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर P/B रखेंगे, tan और थीटा, अब P के जगह पर रखेंगे √3, अब B के जगह पर रखेंगे 1, तो 1 नीचे नहीं रखते हैं। यानी tan कितना डिग्री का मान
√3 होता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। समझ में आया? ये P है और ये B है। P यानी लंब और आधार का सूत्र होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर P/B। tan का tan, थीटा P के जगह पर कितना रखेंगे, तो √3। अब B के जगह पर 1 तो नीचे नहीं रखते हैं। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। यही क्वेश्चन सेम ये भी है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया का और उसकी लंबाई है, हाँ, उसकी छाया का और उसकी लंबाई दोनों आपस में समान है। इसमें कोई अधूरा क्वेश्चन है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंबे की छाया का और उसकी लंबाई दोनों बराबर हो। अगर दोनों बराबर कब होता है, जब एक इस तरह का समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये दोनों बराबर कब होता है, जब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होता है, तभी जाके लंब और आधार बराबर। जब भी कहे कि उसकी छाया और उसकी लंबाई दोनों आपस में बराबर है, तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। यानी π/4 कर दीजिए, पाई का मान 180 होता है, 180 में 4 से भाग कीजिएगा तब भी 45, तब 45 डिग्री रख दीजिएगा। कह रहा है सूर्य का उन्नयन सीधे खड़े खंबे की छाया का और उसकी लंबाई के बराबर हो, इसमें छोटा है, तो उन्नयन कोण का मान पूछ रहा है, तो 45 डिग्री। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो उसकी छाया जब 45 डिग्री दे दिया, जब उसका खंबा की ऊंचाई और उसकी छाया की ऊंचाई दोनों बराबर थी, तो 45 डिग्री, जब 45 डिग्री दे दिया तो उसके ऊंचाई और उसकी छाया की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होगी। तो इसकी ऊंचाई अगर 10 दिया है, तो मीनार की छाया की ऊंचाई कितना, लंबाई कितना होगा जी, तो 10 मीटर ही होगा, 10 मीटर ही होगा। समझ में आया ना? 45 पर ये दोनों बराबर होता है, अगर ये दोनों बराबर हो तो ये 45 होता है। तो 45 जब दे दिया तो ये दोनों बराबर होगा। अगर इसकी मान 10 तो इसका भी मान कितना जी, 10। ये हाई अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान देंगे। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। ये याद रखिएगा, एक वृत्त पर बैठ के दिन भर इस तरह स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत हो सकता है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने, तो 2 समान स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। एक वृत्त की 2 समानांतर, एक वृत्त पर कितने, 2 ही समानांतर, एक ऊपर और एक नीचे, मात्र 2 ही समानांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। अगर यह स्पर्श रेखा यहां से त्रिज्या जाएगी तो कितना का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है जी। अगर इसमें कह रहा है इसका मान 180, तो आमने सामने के कोणों का योग इसका 180 डिग्री होता है। अगर इसका मान केंद्र पर 110 डिग्री होगा तो इसका मान 70 डिग्री होगा। यही बना के लिखा ला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। जीवा किसको कहते हैं, जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है उसको जीवा कहते हैं। और यही जीवा जो सबसे बड़ी हो जाती है तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है। और उस व्यास के आधे दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एक वृत्त को जो 2 बिंदु पर काटती है उसको स्पर्श रेखा नहीं बल्कि प्रतिच्छेदक रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत खींच सकते हैं। एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है, तो 2 होती है। एक वृत्त में कितने एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं। वो दोनों स्पर्श रेखाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसके पर ये दोनों स्पर्श रेखाओं के द्वारा बने कोणों का योग कितना डिग्री, तो 180 डिग्री होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। तो बता दिए। एक वृत्त की छेदक रेखा भी बता दिए। चलिए ये देखते हैं, हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब समझ में आ जाएगा। पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, कह रहा है कि एक वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है
इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींच रहे तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है बाबू। तब स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। और आधार के फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा जी 100, और 6 का स्क्वायर होगा 36। 100 में से 36 गया तो 64, 64 के वर्गमूल 8 हो गया। ठीक है, एक समानांतर भुजा के सभी भुजा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा जी, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा वृत्त को स्पर्श करती है तो वह एक वर्ग होता है। अब वह एक वर्ग होता है। कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, इस तरह वर्ग नहीं जी, वह एक सम चतुर्भुज। यहां पे गलती हो गया है जी, याद रखिएगा, मिसप्रिंट है, टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा अगर वृत्त पर स्थित होती है तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज कहते हैं। अगर एक वृत्त के, एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर एक वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनता है और उसकी चारों भुजा वृत्त को स्पर्श करती है तो इसके आमने सामने की भुजाओं का योग भी बराबर होता है, यानी ए बी प्लस सी डी बराबर होगा BC प्लस AD के, BC प्लस AD के, यानी AB प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD के। यानी वृत्त के बाहर अगर कोई चतुर्भुज बनता है और उसकी सभी भुजा वृत्त को स्पर्श करती है तो उसके आमने सामने के भुजाओं का योग आपस में, भुजाओं के योग आपस में बराबर होता है। एक और सुन लीजिए, यदि एक वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनाते हैं और वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो तो समानांतर चतुर्भुज वो सम चतुर्भुज कहलाता है, क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजा, बल्कि चारों भुजा आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, अंतः स्पर्श करने वाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ? तो अंतः स्पर्श माने वृत्त के अंदर अगर दो गो स्पर्श करे तो मात्र उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक होती है। बाह्य स्पर्श करने वाली वृत्त, अगर बाह्य स्पर्श इस तरह करता है, दो वृत्त एक दूसरे को अगर स्पर्श करता है इस तरह, बाहर स्पर्श करता तो एक, एक दो और एक तीन, मात्र 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की, जब भी इस तरह के क्वेश्चन कहे जाए, कह रहे किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पुराना वृत्त का अगर त्रिज्या 1 होगा तो नए वृत्त की त्रिज्या 3 होगी। अगर परिधि पूछता है तो त्रिज्या और परिधि के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कह रहा है, खूब ध्यान सुनिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया तो पहले उसकी त्रिज्या 1 थी, बाद में उसकी त्रिज्या 3 गुनी हो गई, 3 हो गई, कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि पूछे तो इसका यही होगा 1:3। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। परिधि दे त्रिज्या दे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो परिधि होगा वही त्रिज्या होगा, जो त्रिज्या होगा वही परिधि का अनुपात होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। एक अर्धवृत्त का परिमाप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, एक अर्धवृत्त का परिमाप कह रहा है, ध्यान देंगे, एक अर्धवृत्त का परिमाप कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सबको समझ में आएगा। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कैसी होगी? तो अर्धवृत्त का परिमाप होता पाई r प्लस 2r बराबर 36 कर लीजिएगा, इसमें से r को कॉमा ले लीजिएगा तो पाई प्लस 2 आएगा बराबर 36 हो जाएगा। r का मान, पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का 2 का 2 बराबर 36 हो जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे तो r ए हो जाएगा 7 दूना 14, ए हो जाएगा 36/7 बराबर 36, r बराबर 36, इधर हो जाएगा 7/36, ये 36 से 36 कट गया, ये 7 सेंटीमीटर आ गया। याद रखिएगा, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगी? 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई r, कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है तो पाई से पाई कट गया,
आर, एक आर से एक आर काट देंगे, आर बराबर 2 मात्रक आंसर आ गया। यानी कि अगर उसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हो तो क्षेत्रफल बराबर परिधि, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, आर बराबर 2 मात्रक आपका आंसर हो गया। ये सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटा 180 पाई आर। ये सभी सूत्र है, क्षेत्रमिति का सूत्र पूरा याद करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन को 1 सेंटीमीटर वाले घन में कितना काटा जाएगा। बहुत आसान, जिसको काटना है जिसमें से काटना उसका आयतन ऊपर, जिसको काटना उसका आयतन नीचे। तो घन का आयतन हो गया बड़ा वाला का 8 क्यू, छोटा वाला वो काट रहे थे 1 क्यू, 8 क्यू का 512, 1 क्यू का 1 यानी 512 को हम लोग घन छोटे छोटे काट सकते हैं। ठीक है, दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जब आयतन दिया है तो इसका त्रिज्या का अनुपात निकालो, त्रिज्या का अनुपात में इसका घनमूल निकाल लो। जब घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3। अब इसमें पूछ रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी 4:9 हो जाएगा। ठीक है, आयतन देगा तो घनमूल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन का अनुपात, फिर यहां देखिए आयतन दे दिया, आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए तो गोला जब कहता है ना, तो गोला में जो त्रिज्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है, 3 अनुपात में होता है, यानी क्यूब के रूप में दिया है। लेकिन अगर यहां पर देता है समान ऊंचाई वाले दो बेलन का आयतन का अनुपात समान ऊंचाई, जब ऊंचाई दोनों का समान है तो ऊंचाई से ऊंचाई कट गया, जब कट गया तो केवल त्रिज्या का स्क्वायर बच गया। तो जब त्रिज्या का स्क्वायर बचा तो ये क्षेत्रफल के फॉर्म ये आ गया उसके केवल। जैसे मान लो तो बेलन है तो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, तो एच दोनों का समान है कट गया, ये त्रिज्या बच गया तो दोनों ये वृत्त का क्षेत्रफल बच गया। तो ये क्षेत्रफल जब देता है, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता था 2 पाई आर एच होता है, तो एच केवल 2 पाई आर यानी परिधि का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट मीन्स बैठा देंगे, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। अगर क्षेत्रफल पूछता तो यही 3 अनुपात 4 हो जाएगा, क्योंकि वो परिधि के फॉर्मेट में आ जाता है। कैसे, क्योंकि देखिए आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई, इसका आर अलग है तो आर स्क्वायर एच बराबर है, दोनों से दोनों, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। जब क्षेत्रफल इसका 9:16 है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3 अनुपात कितना जी 4। आज जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है तो 2 पाई आर एच और फिर 2 पाई बड़ा आर एच, एच से एच कर गया 2 पाई से 2 पाई आर बटा आर कह रहा है, तो आर का मान इसका 3, इसका कितना जी 4, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 3 अनुपात 4 आपका हो जाएगा। आया ना समझ में ये, अरे आया ना, ये कितना आया इसका अनुपात, उसका रूट मीन्स बने 3 अनुपात 4। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपके परिधि के जैसा हो जाता है, इसीलिए इसके क्षेत्रफल में भी हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उसके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयतन का अनुपात बेलन कह रहा है ना, तो पहला बेलन हो जाएगा पाई, आर का मान हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहां लिखेंगे पाई आर के जगह पर 2 का स्क्वायर तो 4 गुणित इसका ऊंचाई का अनुपात 5, फिर पाई इसका आर का मान 3 का स्क्वायर 9, इसकी ऊंचाई कितनी है जी तो 3, पाई से पाई कट गया, 3 से पाई का पाई कट गया। ठीक है, अच्छा ये पाई का पाई कट गया, ये 4 5 20 और 9 त्रिका कितना जी 27, 9 त्रिका 27, यानी कि 20:27 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया था। सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पहला का तो निकालिएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के जगह पर 2, बोलिए जल्दी, गुने एच के जगह पर कितना जी 5,
दूसरा का निकालिएगा पाई, आर के जगह पर 3 और ऊंचाई के जगह पर 3, यानी पाई से पाई करके 3 दो दूना 4, 4 5 20 और 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, यानी कि 20:27 आपका आंसर हो जाएगा। बन जाएगा ना, जल्दी बोलिए। 19 और 25 का समानांतर माध्य पूछ रहा है, माध्य होगा जी। समानांतर माध्य क्या होगा? जब भी समानांतर माध्य किसी का पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा 44, 2 से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 22। कह रहा है इसमें x का मान क्या होगा जबकि माध्य 7 दिया है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। इसको अच्छा से देखिएगा तो 4 5 9, 9 दूना 18, 11 29 अब प्लस x, 29 प्लस x इस संख्या का हुआ 1 2 3 4 5 बटा 5। इसका माध्य कितना दिया है 7, 7 5 35, 29 प्लस में 35 घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 35 में से 29 गया तो कितना जी 6 बन जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, जब भी विषम संख्या का माध्य पूछे, प्रथम लगातार पूछे तो 5 को विषम संख्या में कौन होगा? 1 3 5 7 9 लगातार कह रहा है ना, सबको जोड़ देंगे। अच्छा इसका लगातार जब संख्या दी तो प्रथम में अंतिम को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 5 को पूछा तो 1 3 5 7 9, तो इसका माध्य पूछ रहा है तो प्रथम को अंतिम को जोड़ के 2 से, तो 1 का 9 10, 10 में 2 से भाग कर दिए तो कितना जी 5 आ गया। बन जाएगा। लगातार संख्या का माध्य निकाले, लगातार कोई भी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, जितना संख्या दे तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। जैसे कह दे 1 से लेकर 100 तक संख्या का माध्य निकाले, 1 से लेकर 100 तक, कह दे 1 से लेकर 100 तक संख्या का माध्य निकाले, तो 1 से लेकर 100 तक कह रहा तो प्रथम प्लस अंतिम आप बटा 2 कर देंगे, 101 बटा 2 कट गया 50.5 आंसर हो गया। बन जाएगा। प्राकृत संख्या का माध्य का वही n+1/2 जिसका भी पूछे, सम संख्या का माध्य पूछे तो n+1, विषम संख्या का माध्य पूछे तो n। जैसे अभी आप लोगों से पूछा गया था प्रथम 5 विषम संख्या का, तो प्रथम 5 विषम तो 5 को विषम तो माध्य भी इसका 5। कहेगा प्रथम 10 सम संख्या का माध्य तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे विषम संख्या, कह रहे 10 और 20 का वर्ग चिन्ह, जब वर्ग चिन्ह कहता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो 10 और 20 30 में भाग कर दिए तो 15, ये हमारा वर्ग चिन्ह है, इससे वर्ग चिन्ह निकलता है, ये वर्ग अंतराल कहलाता है। अधिक बार आने वाले आंकड़ों को बहुलक कहते हैं, जो अधिक बार आता है उसी को, जैसे कि मान लें लिखे हैं 2 5 7 3, अगर इसका 3 फिर 2, इसमें पूछे बहुलक कौन है तो सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है तो 2 आया है, तो आपका बहुलक इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक एक और वीडियो आप लोग को डालेंगे जिसमें पूरा इसका डिस्क्राइब करके डालेंगे जब 2 नंबरिया पढ़ाएंगे। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य, याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछेगा। संचयी बराबरता के वक्र रेखा को क्या कहते हैं? त्वरण। और इस त्वरण केवल एग्जाम में पूछेगा, संचयी बराबरता के वक्र रेखा को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसी त्वरण से माध्यक वर्ग निकाला जाता है, माध्यक केवल निकाला जाता है। त्वरण 2 प्रकार से खींचा जाता है, से कम प्रकार से और से अधिक प्रकार से। बस अब खत्म हो गया, ध्यान देंगे, लास्ट क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। त्वरण से केवल माध्यक निकाला जाता है। ये प्रायिकता का P + P', घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। उसे यदि किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता और कल निकालना, यदि घटना की प्रायिकता, अगर नई घटना की प्रायिकता मान लेते 0.7 हो तो घटना की प्रायिकता क्या होगा? 1 में से 0.7 घटा लेंगे तो 0.3 हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अब प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इसमें प्रायिकता में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन पूछता है कि प्रायिकता का मान कौन नहीं होता है, यानी 0 से कभी भी छोटा, यानी माइनस, आपसे पूछ दे 0.5 -1 उसके बाद 0.7 2/3, इससे पूछे माध्य कौन नहीं होगा, प्रायिकता कौन नहीं होगा तो माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होता है। बन जाएगा।
ऐसे कोई दिक्कत? आपसे सबसे इसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन आता है, प्रायिकता का मान जब भी पूछे तो जिसका पूछेगा उसकी संख्या को ऊपर और टोटल संख्या को नीचे। जैसे कह दे कि एक पासे को हम एक बार उछालते हैं, तो पासा माने लूडो का गोटी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक संख्या होगा। अब इसमें पूछे सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता। हम आप लोग को बताए हैं प्रायिकता का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कुछ नहीं करना है, जिसको पूछेगा उसकी संख्या को ऊपर टोटल संख्या को नीचे। तो सम संख्या पूछ रहा था, गिन लो 1 2 3, तो 3 8 टोटल संख्या 6 काट देंगे 1/2। जिसकी संख्या पूछेगा उसको ऊपर टोटल संख्या को नीचे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आए हैं, पढ़े हैं। जस्ट इसके बाद हम आप लोग को सब्जेक्टिव सेट का पूरा लेकर आ रहे हैं, जो भी इसमें बचा होगा उसको भी लेकर आ रहे हैं। आप लोग पूरे 150 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपका 50 नंबर 100% बोर्ड में आएगा। चलिए धन्यवाद, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का दिन शुभ मंगलमय हो और अच्छा से रिजल्ट आपका आए। और मैं कामना करता हूं, आज सरस्वती पूजा भी दिन है, कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आप लोग के साथ हूं, जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 95 72 58 50 99 पर इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं बना के भेज दूंगा। विशेष मेरे चैनल से जुड़ना हो तो ऑल इन वन कोचिंग सेंटर बेतिया आप लोग टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव सेट होगा और सब्जेक्टिव होगा, बीएम क्वेश्चन होगा, मैं उस पर डालता जाऊंगा, आप लोग उसको प्रिपेयर करते जाइएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद सबको कि आप लोग मेरे वीडियो को इतना लाड प्यार दिए।